Hello friends, here this is Dipali More and welcome to our educational platform. एंड डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं मल्टीपल टाइम आपके पेपर में रिपीटेड होते रहते हैं और हर प्रतियोगी परीक्षा में मोस्टली यहाँ से मौलिक अधिकारों से राज्य की नीति नीतिगत तत्वों से इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। तो इसको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के तहत हम डिस्कस कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, तो उसके आधार पर हम यहाँ पे जो भी आज डिटेल टॉपिक होगा मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद में अगले सेशंस में हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो आप सभी फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए, अपने अपने दोस्तों को लाइव आने का इन्विटेशन दे दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। ओके, तो आइए चलते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्या कुछ है आज के सेशंस में। और यहाँ पे सेशंस में हम सारे टॉपिक्स को सारे पॉइंट्स को वन बाय वन क्लियर करेंगे, तो आप लोग पेपर पेन ले करके बैठिएगा। जो भी चीजें जो भी डाउट्स हों वो कमेंट करके आप बता सकते हैं, अपने टॉपिक्स को नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो चलें, तो यहाँ पे आज का जो अपना टॉपिक है भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार। क्या कुछ मौलिक अधिकार, क्या कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारे इस भारतीय संविधान में हमें दिए गए हैं। अगर बात की जाए मौलिक अधिकारों की, तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों का जो बात की गई थी वो ब्रिटेन के संविधान में की गई थी। लेकिन अगर अपने भारतीय संविधान में अगर बात की जाए कि मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है डियर फ्रेंड्स, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ओके, अमेरिका दैट मीन्स यूएसए के संविधान से ये अपने यहाँ पे भारतीय संविधान में वर्णित है। ओके, तो ये तो आपका एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन जाता है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। ओके, तो आइए देखते हैं क्या कुछ है भारतीय संविधान में। भाग 3, ओके, अनुच्छेद 12 से 35, आर्टिकल नंबर 12 टू 35 जो है आपका 6 मौलिक अधिकारों को यहाँ पे ये वर्णित करता है। और वो कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं, यहाँ पे वन बाय वन मैंने नेम मेंशन कर रखा है। पहला आपका है समता का अधिकार, दैट मीन्स जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आपका दिया गया है। ओके डियर फ्रेंड्स, अभी वन बाय वन हम किस अनुच्छेद में किस अधिकारों की बात की जा रही है उन सभी पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज सेशन को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा और आइए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। दूसरा आपका अधिकार जो स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान में 19 से 22 अनुच्छेद के तहत वर्णन किया गया है इसका। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आपका 23 से 24, 23 और 24 जो 2 अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार को आपको यहाँ पे मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, दैट मीन्स अनुच्छेद नंबर 25 टू 28। ओके, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। आपका जो 5वां मूल अधिकार है वो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृति और शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। 29-30 अनुच्छेद आपका ये यहाँ पे वर्णित करता है। और जो छठा आपका मौलिक अधिकार है और अंतिम संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद आपका 32 के तहत यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो ये है आपके ब्रीफ में। ठीक है, आगे हम इसके डिटेल्स में चर्चा कर रहे हैं, बट यहाँ पे ब्रीफ में यहाँ से भी आपके मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं कि भारतीय संविधान में किस भाग के तहत मौलिक अधिकारों को रखा गया, कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, भाग 3 में वर्णित है, कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो 12 से 35 तक का किया गया है। कितने कुल मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में वर्तमान समय में वर्णित है, तो 6 मौलिक अधिकार है। लेकिन अगर बात की जाए मूल संविधान में, ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर बात की जाए मूल संविधान की, तो भारतीय संविधान के मूल संविधान में जो है आपके 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7। वो 7वां कौन था उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं 7 मौलिक अधिकारों की चर्चा हमारे भारतीय संविधान के जो मूल संविधान था उसमें किया गया था, जिसमें आपका संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में किया गया था के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से क्या किया गया, हटा दिया गया। ठीक है, और उसको क्या किया गया, भाग 12 के अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। दैट मीन्स जो आपका 7वां मूल अधिकार था वो अब मूल अधिकार नहीं रह गया है। कब से? 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में किया गया था उसके तहत अब वो मूल अधिकार नहीं रह गया है। ठीक है, तो उसको अब कहाँ पे एक कानूनी अधिकार को के तहत बना करके या संपत्ति के अधिकार को अब एक कानूनी अधिकार के तहत दर्जा दिया गया है और उसको उठा करके भाग 12 जो कि है आपका 300A में वर्णन किया गया। ठीक है, तो टोटली मिलाकर के कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार अपने भारतीय संविधान में वर्णित किए गए हैं। ओके, यहाँ तक के पॉइंट में अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, मैं सारे
व्यक्तियों के कमेंट देख रही हूँ। इन डाउट एनी इशू तो बताइए, और सभी फ्रेंड्स अपने दोस्तों को भी लाइव आने का इन्विटेशन दे दीजिए। अब आइए एक-एक करके डिस्कस करते हैं। जो कि पहला आपका अधिकार था, पहला अधिकार क्या था? समता का अधिकार, ओके। समता का अधिकार जो कि आपका 14 से 18 था, ठीक है? इसके पहले अभी जैसे कि मैंने बताया कि जो आपका मूल अधिकार है, वो 12 से कहाँ तक है? 35 तक है। 12 से 35 तो यहाँ पे 14 से स्टार्टिंग है। तो थोड़ा-सा ब्रीफ में हम आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13, 12 और 13 को भी देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है? क्योंकि जो जो जितने भी क्वेश्चंस आपके मोस्टली फेमस क्वेश्चंस हो गए हैं, तो वहाँ से अब थोड़ा-सा साइड बाय साइड क्वेश्चंस जो है परीक्षा नियामक के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है? आयोग के द्वारा निकाला जाता है, तो उन क्वेश्चन पे भी हम नज़र ज़रूर डालेंगे। कहीं भी किसी भी चीज़ को हम स्किप नहीं करेंगे, सारी चीज़ों को हम ब्रीफली लेकर के चलेंगे, ठीक है? तो समता का अधिकार जो कि आपका है 14 से 18, लेकिन उसके पहले हम आर्टिकल नंबर 12 को देख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड, आर्टिकल नंबर जो 12 है, उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है? राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा किस चीज़ के तहत दी गई है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो डियर फ्रेंड, जो राज्य की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, नगर पालिका, नगर पंचायत, इन सभी जगहों पर, ठीक है? या आपकी जो गैर संवैधानिक या जो संवैधानिक प्राधिकरण है, जैसे कि आपका एलआईसी है, ओएनजीसी है, सेल है, मतलब ऑयल एंड गैस नेचुरल कंपनी जो है, एंड सेल स्टील अथॉरिटी एंड इंडिया लिमिटेड, जो भी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों में जो राज्य की परिभाषा है, उन चीज़ों का वर्णन किया गया है, ठीक है? ठीक है? नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 13, ओके? तो राज्य की परिभाषा हो गई आर्टिकल नंबर 12 में। आर्टिकल नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों के असंगत, मतलब उसके हनन होने पर कानून क्या कुछ कहता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मौलिक अधिकारों के जब भी हनन हो, ठीक है? इसको मैं लिख देती हूँ, जिसको भी नोट डाउन करना आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों के हनन से असंगत, जस्ट से असंगत या हनन करने पर कानून। देखिए डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 13 में आपका ये कहा गया है कि जो आपका मूल अधिकार है, ठीक है? मूल अधिकारों के तहत भारतीय संविधान का जो संशोधन है, भारतीय संविधान का जो संशोधन, वो एक कानून नहीं है, ठीक है? वो कानून नहीं है कि मौलिक अधिकारों के तहत आप उसके उल्लंघन होने पर आप न्यायालय में जाकर के आप वाद दायर कर सकते हैं या रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब केशवानंद भारती जो केस हुआ था 1973 में, ओके? 1973 में जब केशवानंद भारती जो केस हुआ था, उसके तहत भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर जो संविधान संशोधन है, उसको हम उसके हनन होने पर, उसके तहत उसका उल्लंघन होने पर हम वाद दायर कर सकते हैं। ये क्लियर कब हुआ? 1973 में क्लियर हुआ। तो यहाँ तक के पहले जो था, वो संविधान संशोधन किसी प्रकार का कानून नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, चलिएगा। ब्रीफली हमने यहाँ पे इस चीज़ आर्टिकल नंबर 12 एंड आर्टिकल नंबर 13 को भी हमने देख ही लिया। अब यहाँ डिस्कस करते हैं हम आर्टिकल नंबर 14, ठीक है? आर्टिकल नंबर 14 में क्या कहा गया है? कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ठीक है? भारतीय व्यक्तियों में जो कानून के समक्ष, ठीक है? कानून के समक्ष समानता, कोई भी व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, किसी भी प्रोफेशन से हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, मूल का हो, किसी भाषाई आधार पर हो, हर एक व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समानता दी जाएगी, समान संरक्षण दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर आपके आर्टिकल नंबर 14 में क्लियर की गई है। अब आइए बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 में। आर्टिकल नंबर 15 में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को हम उसके धर्म, मूल वंश, जाति इत्यादि के आधार पर हम उससे भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं भेदभाव, भेदभाव पर निषेध। किस चीज़ पर निषेध? भेदभाव पर। किस आधार पर? जाति, भाषा, मूल वंश, निवास कहाँ का निवासी कहाँ का है, इंडिया का, आउट ऑफ इंडिया का, ये कहीं भी किसी के भी आधार पर हम उसको जातिगत आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है? चलिएगा। आर्टिकल नंबर अब बात करते हैं हम 16 के लिए। सॉरी, आई थिंक यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16 पर। तो आर्टिकल नंबर 16 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के तहत आर्टिकल नंबर 16 यह वर्णन करता है कि लोक नियोजन, जहाँ ब कहीं भी लोक नियोजन की बात होगी, उन जगहों पर सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता दी जाएगी। किसकी समानता दी जाएगी डियर फ्रेंड्स? अवसर
की समानता, इसलिए मैंने बोला था आप लोग पेपर पेन ले करके बैठिए। इस तरीके से शॉर्ट बिहाफ पे जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को राइट नाउ कर रही हूँ, लिख रही हूँ, उन चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है? ताकि आप लोगों को बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी। तो अवसर की समानता दैट मीन्स कहीं पर भी लोक नियोजन होता है, कहीं भी किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर किसी को नियुक्ति दी जाती है किसी भी बिहाफ पर, तो वहाँ पर अवसर की समानता प्रत्येक व्यक्ति को दी जाएगी। आप किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा, निवास स्थान के आधार पर आप उसके साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 17 वेरी एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम हर साल पेपर में ये रिपीट होता रहता है, ठीक है? किसी न किसी, चाहे छोटी परीक्षाएं हो चाहे बड़ी परीक्षाएं हो, हर एक परीक्षाओं में इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर आर्टिकल ने अपनी जगह तो बना करके रखी हुई है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है? अस्पृश्यता का अंत या अस्पृश्यता पर निषेध, ठीक है, का उन्मूलन कर सकते हैं। मतलब हम किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति के आधार पर उससे छुआ-छूत के बिहाफ पर हम व्यवहार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी बात आती है आर्टिकल नंबर 18 जो कि समानता के अधिकार का आपका आखिरी है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, ओके। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे उपाधियों के अंत से सेंस ये है कि शैक्षिक कार्यक्रमों के आधार को छोड़ करके, जो शिक्षा के तहत या शिक्षा को जो आधार मानक है उसको छोड़ करके बाकी किसी भी आधार पर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की आपको उपाधि दी जाती है तो वो अपने यहाँ पर बैन है, ठीक है? किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल उपाधि नहीं दी जाएगी। ये आपके समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो इसलिए इसका यहाँ पर अंत किया कर दिया गया है। केवल शिक्षा के माध्यम को छोड़ करके बाकी सभी जगह पर इसको प्रतिबंध माना गया है। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 18 हो जाएगा। आई होप समानता का अधिकार ब्रीफली जो भी यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो डेफिनिटली यहाँ से क्वेश्चंस आएँगे तो आप लोग छोड़ेंगे तो नहीं, ये तो पता है। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 19 से आपका क्या हो जाएगा? 22। ओके, चलिए आइए एक-एक करके इसको भी डिस्कस करते हैं। आर्टिकल नंबर 19 में क्या कहा गया है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की क्या है? स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बोलने की, अपने प्रकार से अपने नियम, कर्म, अपने धर्म को, देखो तो आगे है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, ठीक है? अभिव्यक्ति करने की, अपने संघ में, अपने ग्रुप्स में, कहीं भी किसी प्रकार से बोलने की, प्रेज़ेंटेशन देने की, अभिव्यक्ति करने की क्या है? आज़ादी है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर आपका क्या हो जाता है? 20। आर्टिकल नंबर 20 क्या कह रहा है कि अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का हो, अगर वो उसने किसी भी प्रकार का अपराध किया है, तो उसको अपने अपराध, मतलब अपने तरफ से बोलने का, अपने अपराध या गैर अपराध को सिद्ध करने का या अपने तरफ से वकालत करने का उसको पूर्णतः अधिकार है। मतलब अपने लिए संरक्षण उपलब्ध कराने का, चाहे वो अपराधी हो या गैर अपराधी हो या अपराधी नहीं हो, उसे अपने बचाव में अपनी प्रेज़ेंटेशन देने का पूर्ण अधिकार दिया जाएगा आर्टिकल नंबर 20 के तहत। तो इसमें क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि, मतलब वो दोषी है या नहीं है, इसके लिए वो अपने बचाव में अपना प्रेज़ेंटेशन दे सकता है। ये संबंध में संरक्षण। होप सो आप सभी फ्रेंड्स को यहाँ पे जो भी टॉपिक मैं डिस्कस कर रही हूँ समझ में आ रहे होंगे। बट एनी डाउट, एनी इश्यू, एनी सजेशन तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, ओके? आगे चीज़ें हम बेहतर करने की और कोशिश करेंगे, ओके? नेक्स्ट है 21 नंबर आर्टिकल। तो इसमें जीवन जीने प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो भारतीय हो या गैर भारतीय हो, अपने इंडिया में अगर भारत में है, तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 21 है वो उसके ऊपर लागू होगा। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का और व्यक्तिगत तौर पर अपना अपनी रक्षा करने का, अपनी स्वतंत्रता का उसको अधिकार है, ठीक है? तो यहाँ पे जीवन जीने का अधिकार आप लिख सकते हैं। जीवन जीने का अधिकार, ये भी क्या है? एक प्रकार से स्वतंत्रता में आता है, ठीक है? जीवन जीने का अधिकार, अपने हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति अपने आधार पर जीवन जी सकता है, उसको आर्टिकल नंबर 21 के तहत संरक्षण प्रदान है। इसके साथ ही 21 नंबर आर्टिकल ए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम इस क्वेश्चंस ने भी
ठीक है? इस क्वेश्चन ने मल्टीपल टाइम अपनी जगह पेपर में बना करके रखी हुई है, ठीक है? मल्टीपल टाइम पेपर में इस क्वेश्चन ने अपनी जगह पे बना करके रखी हुई है, तो इस क्वेश्चन को तो हम बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। क्या है? शिक्षा का अधिकार। प्रत्येक बालक जो कि 6 से 14 वर्ष का है, उसका वो उसका ये अधिकार है कि वो शिक्षा ग्रहण करे। माँ-बाप, गार्जियन उसको शिक्षा उपलब्ध कराएँ, ये उसका अधिकार है, ठीक है? इसको 86वें संविधान संशोधन छीसा 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि आपका 2002 में हुआ था, के तहत इसको संरक्षण प्रदान किया गया आर्टिकल नंबर 21 ए के तहत, ठीक है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल टाइम इस क्वेश्चंस ने भी आप लोगों को मार्क्स इंक्रीज़ करने में मदद की है, तो ये इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आपका आर्टिकल नंबर 22 जो कि है इसका स्वतंत्रता के अधिकार का आखिरी आर्टिकल। तो यहाँ पे है गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध मतलब निकलने, छूटने, निरोध के खिलाफ संरक्षण। ओके, तो प्रत्येक व्यक्ति जो भी कि अपराधी है, गैर अपराधी है, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, तो उसको न्यायालय में प्रस्तुत करने का, उसके दोष को सिद्ध करना, ये दोष सिद्धि है वो नहीं है, उसके खिलाफ वो व्यक्ति अपने संरक्षण में अपना वकील देख सकता है या खुद अपने संरक्षण में वो बोल सकता है, इसके लिए उसको पूरी स्वतंत्रता प्राप्त। ओके, चलिए तो यहाँ तक का आई थिंक मैंने 2 टॉपिक डिस्कस किया, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोनों टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एनी डाउट, एनी इश्यू तो कमेंट करिएगा। आइए हम थर्ड आपका जो मौलिक अधिकार उस पर चलते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 23 और 24 को ही केवल यहाँ पे मान्यता दी गई है। आर्टिकल नंबर 23 जिसमें क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति, ठीक है, मानव तस्करी, कोई भी व्यक्ति जो गैर कानूनी काम करता है, चाहे वो जानवरों का हो, मनुष्यों का हो, तस्करी मतलब उनके पार्ट्स को, ह्यूमन पार्ट्स को बेचने का काम करता है या मनुष्यों को खरीदने-बेचने का काम करता है, ये सरासर क्या है? अपराध है और शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत इसको आर्टिकल नंबर 23 में मान्यता प्रदान की गई है। तो मानव तस्करी और एक और इम्पोर्टेंट इसी के साथ में बंधुआ मजदूरी कराना भी क्या है? कानूनन अपराध है जिसको भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 23 में संरक्षण प्रदान है। किसी भी प्रकार के व्यक्ति को हम जबरन कैद करके या जबरदस्ती उससे हम मनमाने ढंग से काम हम नहीं करा सकते हैं। ये आपका 23 आर्टिकल संरक्षण प्रदान करता है। चलिए आर्टिकल नंबर 24 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है? कारखानों या इत्यादि औद्योगिक संस्थानों, ठीक है, में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है। रोजगार पर निषेध। ओके डियर फ्रेंड्स, तो कोई भी बच्चा, ठीक है, कोई भी बच्चा जो 14 वर्ष, ठीक है, जो 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, उस किसी भी बच्चे को कारखानों में, उद्योगों में या कहीं भी पर्टिकुलर पब्लिक प्लेस पर उसको उससे काम करवाना, काम लेना कानूनन क्या है? जुर्म है। और ये आपका आर्टिकल नंबर 24 उसको संरक्षण प्रदान करता है कि कारखानों में या लोक नियोजन में कहीं पर भी बच्चों को रोजगार पर रखने पर प्रतिषेध जो कि 14 वर्ष से कम का बच्चा अगर है तो। ठीक है? तो ये आपका शोषण का विरुद्ध अधिकार में 23 और 24 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दोनों ही आपके हैं। ठीक है? आपके आगे के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 25 से अनुच्छेद नंबर कहाँ तक? 28 तक। अनुच्छेद नंबर 25 क्या कहता है? धर्म की स्वतंत्रता किस प्रकार से भारतीय संविधान में दी गई है बच्चों को या सॉरी लोगों को किस प्रकार से दी गई है, यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। तो स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को अपने मनमाने ढंग से अपने धर्म को, जिस भी धर्म में पर्टिकुलर है या धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उस धर्म को मानने, उस धर्म को आगे प्रसार करने, अपने संप्रदाय के लिए अपने पूजा पाठ अनुष्ठान करने, किसी भी प्रकार की उसको क्या है? आजादी दी गई। ये 25 से 28 के बीच में क्या कुछ है? 25 से 28 आइए एक एक करके देखते हैं। अब आर्टिकल नंबर 25 में क्या कहा गया कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सॉरी अंतरात्मा की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता।
मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को अंतरात्मा से मानने की स्वतंत्रता, आपसे जबरन किसी भी धर्म को, पर्टिकुलर धर्म को मानने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो अंतरात्मा की स्वतंत्रता मतलब अपने धर्म को ऑब्जर्व करने की, अपने धर्म को अपने अंदर स्थापित करने की, उस पर आस्था रखने की स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राप्त है। ठीक है? अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म को मानना वही सिंपल सी बात है। धर्म को मानना, उसकी स्वतंत्रता, उसका आचरण करना, ठीक है? मतलब उस अपने धर्म को रिस्पेक्ट देना, अपने धर्म के प्रति जिज्ञासु होना, विश्वास रखना, ठीक है? आचरण करना एवं प्रचार-प्रसार करना एवं प्रचार, प्रसार करने की स्वतंत्रता, ठीक है? आई होप यहाँ तक टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 26 आपका, ठीक है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। धर्मों के प्रबंधन, प्रबंधन मतलब समझ रहे हैं? जैसे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति किसी पर्टिकुलर धर्म को मानता है, तो उस धर्म के प्रबंधन मतलब उसके प्रति अनुष्ठान करना, पूजा-पाठ करना, मंदिरों की स्थापना करना, वहाँ पर चीज़ों को स्थापित करना, तो उन सभी चीज़ों के लिए पर्टिकुलर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुष्ठान, अपने धर्म का मैनेजमेंट करना, मंदिर स्थापित करना, एन एक्स्ट्रा सभी के लिए उसको क्या है? स्वतंत्रता प्रदान की गई है, आर्टिकल नंबर 26 के तहत। अब है आर्टिकल नंबर 27, थोड़ा-सा अल्टीमेट है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसी विशेष धर्म, कोई भी व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति किसी भी विशेष धर्म को, ठीक है, उस विशेष धर्म को अगर पालन कर रहा है या उस धर्म को अगर बढ़ाना चाहता है, तो वहाँ पर राज्य जो है उस पर कर, टैक्स नहीं लगा सकती, ठीक है? तो धर्मों या किसी भी पर्टिकुलर धर्मों पर कर, कर बोले तो टैक्स आरोपित आरोपित करने पर निषेध है। किसके द्वारा कर आरोपित किया जाएगा? राज्य के द्वारा। किसके द्वारा डियर फ्रेंड्स? राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार से उस पे टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स मान लीजिए पर्टिकुलर कोई प्लेस है, कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने के लिए वहाँ पर अनुष्ठान कर रहा है या मंदिर स्थापित कर रहा है, उस पर्टिकुलर भूमि को, पर्टिकुलर जगहों को वो अपने धर्म के, अपने आस्था का विषय बना रहा है, तो वहाँ पर राज्य किसी भी प्रकार का उस के आधार पर, मतलब उस कार्य के आधार पर टैक्स नहीं वसूल सकती है, ठीक है? तो ये राज्य के लिए है। आर्टिकल नंबर अब आता है 28, जो कि आपके धर्म की स्वतंत्रता के आधार पर एक आखिरी आर्टिकल है। तो कुछ शिक्षा संस्थानों में जहाँ पे पर्टिकुलर व्यक्ति पढ़ रहा है, तो वो अपने अनुसार अब उस शिक्षण संस्थानों में अपने धर्म को मानने की उसको स्वतंत्रता प्रदान की गई, ठीक है? तो शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना उपासना में उपस्थित होना, शामिल होने के लिए उपस्थित होने के विषय पर स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है? दैट मीन्स मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति है, ठीक है? उसको अगर क्रिश्चियन धर्म को फ़ॉलो करना है या क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ना है, तो पर्टिकुलर व्यक्ति बच्चा जा सकता है। कोई भी हिंदू धर्म का बच्चा अगर वो मदरसे में पढ़ना चाहे तो वो जा सकता है। इस आधार पर आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 28 क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है, किसी भी पर्टिकुलर स्थान पर शिक्षण संस्थाओं में अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है और कोई पर्टिकुलर व्यक्ति अगर उस शिक्षा को धारण करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वहाँ पर उसको प्रवेश से किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं आप। वहाँ पर उसको पूरी स्वतंत्रता है उस शिक्षा संस्थान में जाने की, प्रवेश लेने की और उसको उस धर्म की शिक्षा ग्रहण करने की उसको पूरी आज़ादी प्राप्त है। चलिए, अब आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो कि आपका 29 और 30 में है, ठीक है? संस्कृति और शिक्षा में आपका 29 आर्टिकल अगर है, तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। मल्टीपल टाइम ये भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आर्टिकल 29 अपनी जगह बनाता रहा है। तो क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण यहाँ पे हो जाएगा, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार जो है। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग हैं, उनके हितों के संरक्षण के बारे में है यहाँ पे। तो अल्पसंख्यक अल्पसंख्यकों के हितों का
संरक्षण करता है। दैट मीन्स कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति है जो कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करता है तो उसको अपनी शिक्षा को धारण करने का, प्रत्येक जगह पर अपनी शिक्षा को प्रचार प्रसार करने का या शिक्षा ज्ञान ज्ञान प्राप्त करने का उसको क्या है, पूरी तरीके से संरक्षण प्राप्त है। ओके, आर्टिकल नंबर 30 बात करता है यहाँ पर कि अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी व्यक्ति है वो अपने आधार पर, अपने धर्म, अपने समुदाय के आधार पर पर्टिकुलर कोई भी शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है। उसको इस पर भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं कि आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं तो आप यहाँ पे पढ़ नहीं सकते, आप यहाँ पे शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते, या आप अपने आधार पर अपने शिक्षण संस्थानों को की स्थापना नहीं कर सकते या उस शिक्षण संस्थानों में प्रवेश नहीं ले सकते। तो इन सब चीजों से यहाँ पर उसको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, तो अल्पसंख्यक लोगों के हितों के संरक्षण की बात करता है। ये आपका टोटल नंबर 29 और 30। तो अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने, और जैसे कि मैंने बताया, स्थापित करने और उसको चलाने मतलब संचालित करने करने का अधिकार, करने अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त है। ओके, तो ये हो गया आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 29 एंड 30। इतना आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के विषय में आपका है। इतना आप याद रखेंगे तो दोनों ही आपका हो जाएगा। ठीक है, अल्पसंख्यकों के विषय में पहले 29 में आपका हितों का संरक्षण करता है, दूसरे में उनकी शिक्षा के विषय में प्रावधान किया गया है। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद नंबर 32 है। इसके पहले अनुच्छेद नंबर 31, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, जो कि आपका क्या था, संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार था। ओके, जो 7 मौलिक अधिकार आपके थे, जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन के तहत, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, जो कि आपका 1978 में हुआ था, उसके तहत इसको आपको अनुच्छेद 12 भाग 12 के अनुच्छेद 300 ए में अब एक कानूनी अधिकार, ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। जिसे मैंने रिवाइज कर दिया। ये भी अल्टीमेट क्वेश्चन बार बार पेपर में आते रहते हैं। तो यहाँ ये आपका आर्टिकल नंबर 31 हो गया। ओके, अब आर्टिकल नंबर 32 के विषय में बात करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो आर्टिकल नंबर 32 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कह करके पुकारा है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ये आपका अनुच्छेद नंबर 22 अकेला आपको इसको होल्ड करता है। ठीक है, जो संविधान है, भारतीय संविधान में जो आपका रिट है, ठीक है, 5 प्रकार की रिटें जो जारी की जाती हैं, चाहे उच्च न्यायालय हो तो हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट के तहत 226, ओके, और सुप्रीम कोर्ट के तहत आर्टिकल नंबर 32, इसके तहत आप उन रिटों के तहत जो भी कुछ आपके वाद हैं, जो भी कुछ आपको समस्या है, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे वर्णित की गई है। ओके, तो ये था आपका सेशन। अब बात कर लेते थोड़ा सा ब्रीफ में, आर्टिकल नंबर 32 हो ही गया। आर्टिकल नंबर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 33 जो होगा वो सशस्त्र बल, ठीक है, सशस्त्र बल के विषय में है। दैट मीन्स जो राज्य में आपके पुलिस कर्मचारी हैं या सशस्त्र बल आर्मी के हैं, या जो भी राज्य, सॉरी आर्मी नहीं, वो तो सेंट्रल का हो जाएगा, जो भी आपके राज्य कर्मचारी हैं, जो भी आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड आपके चीजों को देखते हैं, वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। 33 में उनके अधिकारों का यहाँ पे बात की जाती है। आर्टिकल नंबर आपके अगर बात की जाए, हम 34 की बात करते हैं, तो जो कि आपके मार्शल लॉ को होल्ड करता है। कहीं भी भारतीय संविधान में मार्शल लॉ की परिभाषा तो नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पे मार्शल लॉ को संरक्षण प्रदान किया गया है आपके मूल अधिकारों के तहत। अब एक बात आ जाती है लास्ट 35, हालांकि ये क्वेश्चन अभी कहीं तक कहीं देखने को मिले नहीं, लेकिन आगे फ्यूचर में आ सकते हैं। 33, 34 और 35, ये तीनों आर्टिकल अभी तक कभी पेपर में आए नहीं हुए हैं। ठीक है, कभी जनरली पेपर में नहीं आए हुए हैं, इंटरनली देखे जा सकते हैं, तो फिर भी आगे के पेपर के लिए हमें सावधान रहना, तो इसलिए इसको भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर बाकी के जो भाग हैं, ठीक है, ये जो भाग है इन सभी भागों के, ठीक है,
भागों के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून। ओके, तो आज तक ये था अपना टॉपिक कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। मैंने यहाँ पर किसी भी टॉपिक को, किसी भी पॉइंट को मैंने स्किप नहीं किया हुआ है। सारे पॉइंट्स को मैंने पूरे पॉइंट को मैंने यहाँ पे आपके लिए कवर किया हुआ है। ओके, तो पेपर में यहाँ से रिलेटेड आई होप क्वेश्चंस अगर आपके बनते तो आप डेफिनेटली कर ले जाओगे। पूरा मैंने आर्टिकल नंबर जो कि आपका 12 से 35 तक था, जो भी पेपर में आए हुए हैं उनको भी मैंने बताया, जो नहीं आने वा अभी तक आए हैं उनको भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, क्योंकि आगे कभी भी कैसे भी प्रकार के क्वेश्चन आयोग अगर बना दे, तो आप कहीं पर भी आप मतलब स्किप नहीं होंगे, आप कर पाएँगे, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी डियर फ्रेंड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए वीडियोज़ को, सेशन को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्या कुछ आपके रिकमेंडेशन है, क्या कुछ आपकी डिमांड है वो हमारे चैनल के रिगार्डिंग, या इस सेशन में आपको कोई भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक और सेशन के साथ में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।